हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। मैं जूली कुमारी आज आपके लिए फर्टिलाइजेशन और इम्ब्रायोजेनेसिस टॉपिक लेके आई हूँ। इसमें मेनली हम मियोसिस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आते हैं, सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं। क्या है फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन होता क्या है? जैसा कि मेल गैमेट जिसको स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट जिसको ओवम या oocyte कहते हैं, ये दोनों का फ्यूजन होता है और बनता है जाइगोट। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रायोजेनेसिस किसको कहते हैं? टर्म से ही समझिए, एम्ब्रायोजेनेसिस। जीनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। किस प्रोसेस के थ्रू एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। अब एम्ब्रायोजेनेसिस होने में मेनली क्लीवेज यूज होता है। तो क्लीवेज में कौन सा क्लीवेज? तो मियोसिस क्लीवेज। ठीक है, फर्टिलाइजेशन समझा दिए। इम्प्लांटेशन, जैसा कि देखिए ये हमारा क्या है, हमारा ओवरी है। ओवरी और क्या है, यूट्रस है। यहाँ पर ये ओवरी है, ठीक है, यहाँ पर फिम्बरी है। ओवरी से क्या होता है, oocyte बाहर निकलता है। फिम्बरी के थ्रू ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अगर कोई पूछा कि फर्टिलाइजेशन का जो मेन साइट है वो कहाँ होता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब के एम्पूला रीजन में होता है। ये जो एम्पूला रीजन है ये वाइडेस्ट पाथ कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो उसका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें क्लीवेज स्टार्ट होता है जिसको हम मियोटिक डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो क्लीवेज से क्या होता है, इसका साइज छोटा हो जाता है और ये सही से आ जाता है कहाँ पर, यूट्रस में। किस लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। आप कह सकते हैं कि ये इम्प्लांटेशन तो फैलोपियन ट्यूब में भी होता है। नहीं, ये इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब में नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारा एग बनता है जिसको हम फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं या जाइगोट कहते हैं, उसके ऊपर एक कवरिंग होता है जोना पेलुसुदा का। ये जोना पेलुसुदा इम्प्लांटेशन को इधर उधर इम्प्लांटेशन होने से रोकता है। तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि क्यों ये यूट्रस में अलाउ करता है। तो यूट्रस में एक प्रोटीन होता है जिसको ट्रिप्सिन कहते हैं। ये क्या करता है ना, जोना पेलुसुदा को डिग्रेडेट कर देता है और जिसके कारण जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट है वो इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट का क्या मतलब है, यूट्रस में हमारा जाइगोट का अटैच हो जाना। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, जब हमारा फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट करता है या अटैच होता है तो इसमें चेंजेज आने स्टार्ट होते हैं। अब इसमें क्या होता है, धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने लगता है। इसका मतलब कि इसमें धीरे धीरे ऑर्गन्स का बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग होता है ना 4 से 5 वीक तक, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि जो हमारा एम्ब्रायो है ये मेल है कि फीमेल है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके सेक्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो वही सेक्सुअल डिफ्रेंशिएशन मतलब कि सेक्स को आइडेंटिफाई करना कि हमारा मेल है एम्ब्रायो या फीमेल है। चलिए, हेडिंग तो आप बहुत अच्छे से समझ गए। अब oocyte के बारे में पढ़ते हैं। oocyte मेनली oogenesis से बनता है। oogenesis का जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है प्रिमोडियल जर्म सेल। प्रिमोडियल जर्म सेल कुछ नहीं है, एक सेल है जिसके अंदर क्या होता है, एक प्राइमरी oocyte होता है जिसको प्रिमोडियल जर्म सेल, प्राइमरी oocyte बाद में बनता है। एक प्रिमोडियल जर्म सेल होता है और इसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर होता है जिसको जर्मिनल इपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रिमोडियल जर्म सेल है ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस प्रिमोडियल जर्म सेल में होता क्या है, तो इसके अंदर लार्ज इस्नोफिलिक सेल होते हैं जो कहाँ से डेराइव होता है, डेराइव होता है इंडोडर्म ऑफ यॉर्क सैक। यॉर्क सैक के वॉल में का जो मेली वॉल में 3 लेयर होते हैं। कौन कौन सा? एक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म।
तो ये इंडोडर्म से डेराइव होता है। तो चलिए अब इसका थोड़ा सा एम्ब्रायोलॉजी देखते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रायोलॉजी में क्या था, इसका डेवलपमेंट मेनली हिंदगत में होता है। किसका डेवलपमेंट? प्रिमोर्डियल जर्म सेल का। ठीक है, तो प्रिमोर्डियल जर्म सेल का डेवलपमेंट हमारा हिंदगत में हुआ। यहाँ पर प्रिमोर्डियल जर्म सेल बहुत सारा बन गया। किसके द्वारा? तो यॉर्क सैक के वॉल जो इंडोडर्म है उसके द्वारा। ठीक है, अब एमोइडिक एक्शन से, कौन? एमीबॉयड एक्शन से ये क्या होगा? डॉर्सल मेसेंट्री। ये क्या है? डॉर्सल मेसेंट्री है, ये हिंदगत है। तो एमीबॉयड एक्शन से ये ऊपर की ओर मूवमेंट करने लगेगा और चला जाएगा जेनाइटर रीज में। जेनाइटर रीज में जाने के बाद ही इसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल है वो आगे प्रोसेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है 700 से 1300 सेल जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल है वो माइग्रेट करते हैं जर्मिनल रीज से। कहाँ पर से? तो हिंदगत से। हिंदगत अभी बताया था ना कि ये हिंदगत से डॉर्सल मेसेंट्री होते हुए कहाँ जाते हैं? जेनाइटर या जर्मिनल रीज में। ठीक है, फिर हमारा oogenesis होता है। 5 से 6 वीक तक हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो क्या ये oogenesis बर्थ के बाद स्टार्ट होता है? नहीं। जो लड़कों में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो बर्थ के बाद स्टार्ट होता है, कह सकते हैं वो पुबर्टी के समय होता है। लेकिन जो लड़कियों में oogenesis है ये जब एम्ब्रायो बनता है ना, मतलब जब बच्चा पेट में रहता है उसी समय से स्टार्ट हो जाता है oogenesis। ठीक है, तो जब oogenesis स्टार्ट होता है तो जो हमारा प्राइमरी oocyte होता है वो 6 लाख होता है, उसका नंबर 6 लाख होता है। लेकिन धीरे धीरे उसका क्या होने लगता है? एत्रेसिया, मतलब कि उसी समय से उसका क्या होने लगता है? डिस्ट्रॉय होने लगता है। एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, तो जब बर्थ होने लगता है तो इसका कितना हो जाता है? 3,07,000 हो जाता है। लेकिन मिनार्की के समय पहुँचते पहुँचते इसका जो नंबर होता है वो 400 से 500 के बीच में ही रहता है। इसके पीछे भी एक कारण है। जो हमारा मिनार्की स्टार्ट होता है मेनली 11 से 13 साल होता है। ठीक है, और जो मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाए वो 50 या 45 से 50 साल होता है। तो इस बीच अगर हम मंथ कैलकुलेट करेंगे तो 400 से 500 मंथ होता है। मतलब प्रत्येक मंथ में एक oocyte का रिलीज होना, और ये अल्टरनेटिव होता है। एक बार अगर लेफ्ट से निकला तो अगले बार राइट से होगा। ठीक है, दोनों से एक बार नहीं निकलता है। यहाँ तक आप समझ गए? अब देखिए, ये जो ऐसे रिलेटेड एपोप्टोसिस हो रहा है ये अगर सही से नहीं हुआ तो कभी कभी टर्नर सिंड्रोम होने का भी डर होता है। ये जो मियोटिक प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है 10 से 12 वीक में। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है? जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है वो रिड्यूस करके हैप्लॉयड बन जाता है। मतलब जो हमारा प्रिमोर्डियल जर्म सेल होता है वो डिप्लॉयड होता है, बाद में ये बनता है प्राइमरी oocyte। ठीक है, डिप्लॉयड होता है और इसका अमाउंट क्या होता है? 4C होता है। ठीक है, फिर बनता है प्राइमरी oocyte, इसमें ये हैप्लॉयड हो जाता है और इसका अमाउंट क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। फिर बनता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में क्या हो जाएगा? N और C, मतलब जो अमाउंट है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, इन का क्या मतलब हुआ कि ये हैप्लॉयड है, मतलब 23 क्रोमोजोम। तो जो हमारा एम्ब्रायो है उसमें जो क्रोमोजोम होते हैं हाफ पेरेंट्स से आता है और मतलब कि हाफ मेल से आता है और हाफ फीमेल से आता है। ठीक है, तो इसी तरह ये मियोसिस हमारा कंप्लीट होता है। अब ये जो मियोसिस है इसका जो इनिशिएशन मतलब स्टार्ट जो होता है किस वीक में स्टार्ट होता है? 10 से 12 वीक में। तो ये क्या पे डिपेंडेंट होता है? तो ये डिपेंडेंट होता है मेजोनेफ्रिक प्रोड्यूस रेटिनोइक एसिड पे, ये याद रखिएगा। अब जो हमारा ओवरी है उसमें जो oocyte है वो 2 जगह पे क्या होगा? अरेस्ट होगा। जो पहला जगह है वो होता है ये, जब क्या होता है? पहला अरेस्ट होता है डिक्लोटीन में। ठीक है, कहाँ पर? डिक्लोटीन में। और जो सेकंड अरेस्ट होता है वो होता है ओवुलेशन के समय, और कहाँ पर? तो मेटाफेज 2 में। ठीक है, अब ये ओवुलेशन के समय क्या होता है? अरेस्ट होता है। तो ये अरेस्ट टूटता कब है? जब इससे स्पर्म आके मिलता है।
ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए आगे देखते हैं। ये जो मियोसिस 1 है रेज्यूम कब करता है? जब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। आपको बोला ना अभी कि जो सेकंड होता है क्या मेटाफेज 2 में जो अरेस्ट होता है वो कब सही होता है? जब हमारा स्पर्म आकर उससे फर्टिलाइज करता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब आते हैं फर्टिलाइजेशन और अर्ली क्लीवेज में। यहाँ पे जाने से पहले हम एक कुछ टर्म आपसे डिस्कस करते हैं जिससे ये समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। जब आप फर्टिलाइजेशन पढ़िएगा तो एक टर्म आएगा कैपेसिटेशन। ये कैपेसिटेशन होता क्या है? जो स्पर्म का जर्नी होता है वो वेजाइना से स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाके रुकता है? एम्पूला में जाके रुकता है। तो इस बीच इसके जो मेम्ब्रेन है, जो ग्लाइकोप्रोटीन का कोटिंग है, उसमें बहुत से सारे चेंजेज होती है। यही चेंजेज को कहते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है, जैसे कि स्पर्म जो पूरा है उसका कुछ ही पार्ट पहुंच पाता है हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। यहाँ तक आप समझ गए। अब ये अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है? तो अप्रॉक्सीमेशन वही है कि जो हमारा फुल स्पर्म है वो पूरी तरह ना पहुंच के उसका सिर्फ कुछ पार्ट पहुंच पाता है एम्पूला में। ठीक है, इसी को हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन। अब पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटर, जैसा कि पहले ओवम का स्ट्रक्चर बताती हूँ। ठीक है, ये क्या है? हमारा सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर होता है जिसको जोना पेलुसुदा कहते हैं। इसके ऊपर एक और लेयर होता है जिसको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। जब हमारा स्पर्म आएगा तो सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा। फिर जब कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने में सक्सेसफुल हो जाए तो वो जाएगा जोना पेलुसुदा को। जोना पेलुसुदा को पेनिट्रेट करने के बाद जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें वो क्या करेगा? फ्यूज करेगा और सिर्फ हेड का पार्ट और नेक में जो जहाँ पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रहता है वही पार्ट सिर्फ अंदर जाता है, बाकी सब बाहर ही डीजनरेट कर जाता है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा क्या होता है ये तो समझ में आ गया। स्पर्म क्या करेगा? कुछ केमिकल रिलीज करेगा जैसे कि हाइयालुरोनिडेज, जो मेनली क्या करेगा? हेल्प करेगा कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने में। अब क्या है? जोना पेलुसुदा। तो जब कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर जाता है तो जो हमारा स्पर्म है वो जोना पेलुसुदा के रिसेप्टर 3 में जाके क्या करता है? बाइंड करता है और इसके कारण क्या होता है? एक्रोजोमर रिएक्शन होता है। एक्रोजोमर रिएक्शन क्या होता है? आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर याद होगा। ये क्या है? हेड पार्ट है, ये नेक है, ये मिडिल पीस है और ये टेल है। ठीक है, हेड के ऊपर एक एक्रोजोम नाम का क्या होता है? कैप होता है। ये कैप क्या करता है? रिलीज करता है एक एंजाइम को, एक्रोसिन। ठीक है, ये सेरीन प्रोटीनेज होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? जोना पेलुसुदा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है एक्रोजोमर रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है? एक्रोसिन रिलीज होता है और ये एंजाइम जो है वो पेनिट्रेट करता है किसको? जोना पेलुसुदा को। एक बार जब स्पर्म पेनिट्रेट कर देता है आउटर लेयर को तो ये क्या करता है? एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाता है और सिर्फ हेड और कौन सा नेक का जो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वही सिर्फ अंदर जा पाता है, बाकी जो तेल है वो सब डीजनरेट कर जाता है। ठीक है, अब एम्ब्रायो में क्या होता है ये जानने की ज़रूरत है। तो माँ का माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और जो फादर हैं उनका क्या होगा? हेड में क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो हमारा एम्ब्रायो है उसमें माँ का माइटोकॉन्ड्रिया रहता है और जो हमारा फादर है या जो स्पर्म है उसका न्यूक्लियस रहता है और सेंट्रियोल्स रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। अब ये कॉर्टिकल रिएक्शन होता क्या है? तो ये जो हमारा स्पर्म इंटर करता है, ठीक है, तो एक बार अगर इंटर कर गया तो हमारा जो ये जोना पेलुसुदा है वो एक लेयर बनाता है जिससे कि क्या होता है? बाकी का स्पर्म का इंट्री ना हो सके। तो बहुत सारे स्पर्म को इंट्री को रोकने को कहते हैं पॉलीस्पर्मी। फर्टिलाइजेशन को ये प्रिवेंट करता है इस कॉर्टिकल रिएक्शन में। ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शन में कितने फेज होते हैं?
तो इसमें मेनली फास्ट ब्लॉक होता है या स्लो ब्लॉक होता है। अब ये फास्ट ब्लॉक क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन स्टार्ट होती है एग के सरफेस पे, ठीक है, जो क्या करता है, वर्क करता है जल्दी जल्दी, मतलब फास्ट समझ रहे हैं ना, मतलब जल्दी जल्दी, मतलब कम समय में ये जल्दी ब्लॉक कर देता है ताकि जो स्पर्म है उसको रिपेल कर सके। तो ये करता क्या है, एक एंजाइम है वो रिलीज करता है, ठीक है, वो एंजाइम का नाम है हायालुरोनिडेज। उससे क्या होते हैं, बाकी एंजाइम आ नहीं पाते हैं या दूर हो जाते हैं या मर जाते हैं, ठीक है। अब है स्लो ब्लॉक, इसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन रिलीज किया जाता है स्पर्म के द्वारा, जो स्प्रेड हो जाता है एग के चारों तरफ, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है ना, जो कॉर्टिकल ग्लैंड्स हैं एग में वो रिलीज अपना कुछ कंटेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें मेनली देखिए फास्ट ब्लॉक में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिपोलराइजेशन होता है, स्लो ब्लॉक में कैल्शियम रिलीज किया जाता है और उसके द्वारा एंजाइम को एक्टिवेट किया जाता है, जिससे क्या है, जोना पेलुसुदा क्या करेगा, अपने आप को हार्ड कर लेगा, ठीक है। अब फ्यूजन किसका होगा, तो फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। एक आपको पता चल गया कि मेल का क्या जाता है, सिर्फ न्यूक्लियस जाता है, मतलब कि जो मेल प्रोन्यूक्लियस है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है वो सिर्फ कहाँ जाएगा, ओवरी के अंदर जाएगा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए जो स्पर्मेटोजोआ है जो ओवरी के अंदर जा रहा है उसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो उसमें प्रोटामाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो प्रोटामाइन है वो रिप्लेस होता है हिस्टोन के द्वारा। तो ये सब होता प्रोसेस कहाँ है, तो एग के अंदर होता है और इसको अनपैकिंग ऑफ डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। अब मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई है वो फ्यूज करेगा और हमारा एग कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट होने का क्या मतलब है, जो हमारा एग सेकेंड मियोटिक डिवीजन में फंस गया था, नहीं मेटाफेज 2 में, वहाँ से ये निकल जाएगा और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। क्लीवेज में जाने से पहले हम बुक में थोड़ा देख लेते हैं उसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ाया है। जब आप फर्टिलाइजेशन पढ़िएगा तो एक टर्म आएगा कैपेसिटेशन। ये कैपेसिटेशन होता क्या है, जो स्पर्म का जर्नी होता है वो वेजाइना से स्टार्ट होता है और कहाँ पर जाके रुकता है, एम्पूला में जाके रुकता है। तो इस बीच इसके जो मेम्ब्रेन है, जो ग्लाइकोप्रोटीन का कोटिंग है, उसमें बहुत से सारे चेंजेज होती है, यही चेंजेज को कहते हैं कैपेसिटेशन, ठीक है। जैसे कि स्पर्म जो पूरा है उसका कुछ ही पार्ट पहुंच पाता है हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। यहाँ तक आप समझ गए। अब ये अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, तो अप्रॉक्सीमेशन वही है कि जो हमारा फुल स्पर्म है वो पूरी तरह ना पहुंच के उसका सिर्फ कुछ पार्ट पहुंच पाता है एम्पूला में, ठीक है। इसी को हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन। अब पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटर, जैसा कि पहले ओवम का स्ट्रक्चर बताती हूँ, ठीक है। ये क्या है, हमारा सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर होता है जिसको जोना पेलुसुदा कहते हैं। इसके ऊपर एक और लेयर होता है जिसको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। जब हमारा स्पर्म आएगा तो सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा, फिर जब कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने में सक्सेसफुल हो जाए तो वो जाएगा जोना पेलुसुदा को। जोना पेलुसुदा को पेनिट्रेट करने के बाद जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा और सिर्फ हेड का पार्ट और नेक में जो जहाँ पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियो रहता है वही पार्ट सिर्फ अंदर जाता है, बाकी सब बाहर ही डीजनरेट कर जाता है, ठीक है। तो पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा क्या होता है ये तो समझ में आ गया। स्पर्म क्या करेगा, कुछ केमिकल रिलीज करेगा जैसे कि हायालुरोनिडेज, जो मेनली क्या करेगा, हेल्प करेगा कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने में। अब क्या है, जोना पेलुसुदा। तो जब कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर जाता है तो जो हमारा स्पर्म है वो जोना पेलुसुदा के रिसेप्टर 3 में जाके क्या करता है, बाइंड करता है और इसके कारण क्या होता है, एक्रोजोमल रिएक्शन होता है। एक्रोजोमल रिएक्शन क्या होता है, आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर याद होगा, ये क्या है, हेड पार्ट है, ये नेक है, ये मिडिल पीस है और ये टेल है, ठीक है। हेड के ऊपर एक एक्रोजोम नाम का
ये क्या होता है, कैप होता है। ये कैप क्या करता है, रिलीज करता है एक एंजाइम को, एक्रोसिन, ठीक है। ये सेरीन प्रोटीनेज होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जोना पेलुसुदा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहा है, एक्रोजोमल रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, एक्रोसिन रिलीज होता है और ये एंजाइम जो है वो पेनिट्रेट करता है किसको, जोना पेलुसुदा को। एक बार जब स्पर्म पेनिट्रेट कर देता है आउटर लेयर को, तो ये क्या करता है, एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाता है और सिर्फ हेड और कौन सा, नेक का जो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वही सिर्फ अंदर जा पाता है, बाकी जो तेल है वो सब डीजेनरेट कर जाता है, ठीक है। अब एम्ब्रायो में क्या होता है ये जानने की ज़रूरत है। तो माँ का माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और जो फादर हैं उनका क्या होगा, हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो हमारा एम्ब्रायो है उसमें माँ का माइटोकॉन्ड्रिया रहता है और जो हमारा फादर है या जो स्पर्म है उसका न्यूक्लियस रहता है और सेंट्रियोल्स रहता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन। अब ये कॉर्टिकल रिएक्शन होता क्या है, तो ये जो हमारा स्पर्म इंटर करता है, ठीक है, तो एक बार अगर इंटर कर गया तो हमारा जो ये जोना पेलुसुदा है वो एक लेयर बनाता है जिससे कि क्या होता है, बाकी का स्पर्म का इंट्री ना हो सके। तो बहुत सारे स्पर्म को इंट्री को रोकने को कहते हैं पॉलीस्पर्मी। फर्टिलाइजेशन को ये प्रिवेंट करता है इस कॉर्टिकल रिएक्शन में, ठीक है। कॉर्टिकल रिएक्शन में कितने फेज होते हैं, तो इसमें मेनली फास्ट ब्लॉक होता है या स्लो ब्लॉक होता है। अब ये फास्ट ब्लॉक क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल डिपोलाइजेशन स्टार्ट होती है एग के सरफेस पे, ठीक है, जो क्या करता है, वर्क करता है जल्दी जल्दी, मतलब फास्ट समझ रहे हैं ना, मतलब जल्दी जल्दी, मतलब कम समय में ये जल्दी ब्लॉक कर देता है ताकि जो स्पर्म है उसको रिपेल कर सके। तो ये करता क्या है, एक एंजाइम है वो रिलीज करता है, ठीक है। वो एंजाइम का नाम है हायालुरोनिडेज। उससे क्या होते हैं, बाकी एंजाइम आ नहीं पाते हैं या दूर हो जाते हैं या मर जाते हैं, ठीक है। अब है स्लो ब्लॉक। इसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन रिलीज किया जाता है स्पर्म के द्वारा, जो स्प्रेड हो जाता है एग के चारों तरफ, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है ना, जो कॉर्टिकल ग्लैंड्यूल्स हैं एग में वो रिलीज अपना कुछ कंटेंट करते हैं, ठीक है। तो उसमें मेनली देखिए, फास्ट ब्लॉक में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिपोलाइजेशन होता है, स्लो ब्लॉक में कैल्शियम रिलीज किया जाता है और उसके द्वारा एंजाइम को एक्टिवेट किया जाता है, जिससे क्या है, जोना पेलुसुदा क्या करेगा, अपने आप को हार्ड कर लेगा, ठीक है। अब फ्यूजन किसका होगा, तो फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। आपको पता चल गया कि मेल का क्या जाता है, सिर्फ न्यूक्लियस जाता है, मतलब कि जो मेल प्रोन्यूक्लियस है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है वो सिर्फ कहाँ जाएगा, ओवरी के अंदर जाएगा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो स्पर्मेटोजोआ है जो ओवरी के अंदर जा रहा है उसमें कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो उसमें प्रोटामाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो प्रोटामाइन है वो रिप्लेस होता है हिस्टोन के द्वारा। तो ये सब होता प्रोसेस कहाँ है, तो एग के अंदर होता है और इसको अनपैकिंग ऑफ डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। अब मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई है वो फ्यूज करेगा और हमारा एग कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट होने का क्या मतलब है, जो हमारा एग सेकेंड मियोटिक डिवीजन में फंस गया था, नहीं मेटाफेज 2 में, वहाँ से ये निकल जाएगा और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। क्लीवेज में जाने से पहले हम बुक में थोड़ा देख लेते हैं उसमें एक्स्ट्रा क्या पर। देखिए, इंटरकोर्स क्या होता है, जब मेल और फीमेल के बीच सेक्स होता है और जो स्पर्म का इजाकुलेशन कहने का क्या मतलब है, स्पर्म है जो फीमेल वेजाइना में क्या होता है, रिलीज होता है, इसी को इजाकुलेशन कहते हैं। और ये होता कब है, इंटरकोर्स के समय, मतलब सेक्स के दौरान। तो जब एक इजाकुलेशन होता है तो उस समय 20 मिलियन से 200 मिलियन स्पर्म हमारे वेजाइना में इंटर करता है, ठीक है। इंटर करते ही जो जर्नी स्टार्ट होता है तो उसमें मेनली 4 रिएक्शन होता है।
कैपेसिटेशन, केमोटैक्सिस, हाइपर एक्टिवेटेड मोटिलिटी और एक्रोजोम रिएक्शन। कैपेसिटेशन मैंने बताया था, जब स्पर्म कहाँ से वेजाइना ट्रैक में, जो वेजाइना है वहाँ से रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाता है और उसके अंदर जो चेंजेज होती है। तो ये चेंजेज होता क्यों है? तो ये चेंजेज में क्या होता है, सबसे पहले उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है उसका रिमूवल होता है, जिससे इसका परमेबिलिटी और फ्लूइडिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और ये होता कैसे है? तो जब ये कोलेस्ट्रॉल ये सब रिमूव होगा तो कैल्शियम और बाइकार्बोनेट का इनफ्लक्स स्टार्ट होता है। अब इसके इनफ्लक्स से क्या होता है, जो हमारा साइक्लिक एएमपी है जिसको सेकेंडरी मैसेंजर कहते हैं, वो क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। और क्या हो जाएगा, प्रोटीन थायरोसिन फॉस्फोराइजेशन स्टार्ट होगा जो एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज को। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, स्पर्म के हेड पे, जो बाइंड करता है किसके साथ, जोना पेलुसुदा के साथ। अब ये केमोटैक्सिस क्या है? तो ये केमोटैक्सिस स्पर्म, जो बहुत सारे स्पर्म हैं उसके अंदर जो एक्रोजोम है, ठीक है, उसमें जो चेंजेज होती है, किस लिए, तो कुमुलस के साथ। अब कुमुलस क्या होता है, देखिए जो कोरोना रेडिएटर बताए थे ना, उसी को कुमुलस कहते हैं। उसके साथ वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कुमुलस oocyte कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमोटैक्सिस कहते हैं। ये इन विट्रो होता है, जिसमें हमारा फॉलिकल फ्लूइड क्या करता है, केमो अट्रैक्टेंट रिलीज करता है, जो मेनली किसके प्रेजेंस में होता है, प्रोजेस्टेरॉन। अगर आपको याद नहीं रहे कि ये प्रोजेस्टेरॉन में होता है या एस्ट्रोजन में होता है, तो आप मेनिस्ट्रल साइकिल में जाके रिमाइंड कर सकते हैं। मेनिस्ट्रल साइकिल में क्या था, मेनली 28 दिन का सर्किल होता है, 14 दिन में ओवुलेशन होता है। स्टार्टिंग में एफएसएस रिलीज होता है, इसके कारण एस्ट्रोजन जो मेनली इंटरनल थेका के द्वारा रिलीज होता है। उसके बाद इंटरनल थेका कॉर्पस ल्यूटियम में बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम किसको रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन, कम एस्ट्रोजन। तो आपको अगर रिमाइंड करना हो तो आप मेनिस्ट्रुअल साइकिल में भी जाके रिमाइंड कर सकते हैं। तो जो भी चेंजेज हो रहे हैं हमारे ओवरी के अंदर, oocyte के अंदर, वो प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस में हो रहा है। यहाँ तक तो समझ गए। हाइपर एक्टिविटी मोटिलिटी मतलब जो हमारा स्पर्म है उसका जो मूवमेंट होना चाहिए वो विगरस होना चाहिए, एकदम मेरे को अंदर जाना है तो जाना है। थोड़ा सा भी कम हुआ तो वो अंदर जाने में सक्सेस नहीं हो पाएगा। समझिए, कहाँ 200 मिलियन स्पर्म है, उसमें सिर्फ एक स्पर्म हमारे oocyte में इंटर करना है, तो वो कितना विगरस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ये सब मेनली होता किसके अंदर है, तो प्रोजेस्टेरॉन के एक्शन में होता है, जो इंक्रीज कर देता है कैल्शियम इनफ्लक्स को इनटू द स्पर्म। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अभी जो प्रोजेस्टेरॉन है ये इंक्रीज कर देता है स्पर्म को, मोटिलिटी को, ताकि वो एग में पहुंच सके। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एग के बाहर क्या होता है, कोरोना रेडिएटा होता है, वो तो समझ गए। उसके अंदर वाला लेयर क्या होता है, जोना पेलुसुदा होता है। वहाँ पर जाकर ये बाइंड कर जाता है। ठीक है, बाइंडिंग करने के बाद क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलता है, वहाँ पर जाकर ये फ्यूज कर जाता है। तो जो एक्रोजिन रिएक्शन होता है, अभी बताया था ना कि जो एक्रोजोम है वो रिलीज करता है एक एंजाइम जिसको कहते हैं एक्रोसिन। ये एक्रोसिन क्या है, सेरिन प्रोटीएज है। ये डिग्रेडेट करता है हमारा जोना पेलुसुदा को, और उसके बाद उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे फ्यूज कर जाएगा, और सिर्फ हेड और जो नेक में जहाँ पे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रहता है वही पार्ट अंदर जाता है, बाकी सब बात बाहर ही रह जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब एक चीज़ और, जो हमारा क्या है, एक बार जब सेंट्रियोल, तो ये स्पर्म का सिर्फ हेड का पार्ट और नेक का पार्ट ही क्यों जाता है, तो हेड के पार्ट में रहता है डीएनए। ठीक है, डीएनए फादर का कुछ कैरेक्टर तो आना चाहिए बच्चे में भी, तो उसके लिए डीएनए होता है जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। और जो नेक वाला पार्ट होता है उसमें होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। जैसा कि आपको पता है हमारा जो oocyte है वो अरेस्ट रहता है मेटाफेज 2 में। इसी अरेस्ट से हटाने के लिए ये सेंट्रियोल
हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए। तो ये कैसे सेंट्रियोल हेल्प करता है, जो हमारा स्पर्म सेंट्रियोल है वो इंटरेक्ट करेगा अल्फा ट्यूबुलिन से। किससे? अल्फा ट्यूबुलिन ऑफ oocyte से। और क्या करेगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेटवर्क बनाएगा, जिससे क्या होता है, प्रोन्यूक्लियाई का माइग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ये तो स्टार्टिंग में ही बता दिए, जो मदर का जो ऑरिजिन है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है और फादर का क्या रहता है? सेंट्रियोल रहता है। अब क्लीवेज स्टार्ट हुआ। ठीक है, क्लीवेज स्टार्ट हुआ तो क्लीवेज में पहले मैं अपने नोट से क्लीवेज नाम से ही लग रहा है ये क्या करेगा? क्लीवेज करेगा। ठीक है, क्लीवेज का मतलब होता क्या है? तो चलिए स्टार्टिंग से चलते हैं तो आपको इजी होगा। जब हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है और बनाता है जायगोट, इस समय जो इसका साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। और आप जब हमारा स्ट्रक्चर देखिएगा किसका? एम्पुला का। ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। तो एम्पुला जो होता है वो वाइडेस्ट रीजन होता है। तो यहाँ पर तो एक जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन अब इसको ट्रैवल करने के लिए इसका साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका साइज को रिड्यूस करने के लिए हम क्लीवेज स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा क्लीवेज होता है? तो माइटोटिक डिवीजन होता है। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा मेल और फीमेल गैमेट मिला, मतलब कि 2 सेल प्रेजेंट है। ये 2 सेल जब क्लीवेज होगा तो 4 सेल बनेगा, 4 से 6 सेल, 6 से 8, 8 से 12, ऐसे ये बनते जाएगा। ठीक है, तो इसका एक नाम रखाया गया है। जब ये 4 से 8 सेल बनता है ना, तो इसको कहते हैं ब्लास्टोमेयर। याद रखिएगा, क्या बनता है? ब्लास्टोमेयर। जब 12 से 16 सेल बनेगा तो उसको कहेंगे मोरूला। ये जो मोरूला बनता है ये प्रॉपर साइज होता है कहाँ से जाने के लिए? तो हमारा जो ये जो नैरो रीजन है, कौन सा नैरो रीजन है? तो आपको स्ट्रक्चर आपको याद होगा तो बताती हूँ। सबसे पहले फिम्बरी होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? इन्फंडिबुलम, फिर होता है, याद कीजिए, एम्पुला, और उसके बाद होता है इस्थेमस। इस्थेमस जो होता है वो नैरो रीजन होता है। जब हमारा जायगोट एम्पुला बनता है तो ये आराम से इस्थेमस को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम क्लीवेज। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब बुक में आते हैं। अभी क्लीवेज के बारे में बताया। ये क्लीवेज जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं होता है, मतलब इसमें जो टाइमिंग है ना वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम इसे सिंक्रोनाइज नहीं कह सकते हैं। एक कंप्लीट क्लीवेज के लिए मेनली अगर ये कंप्लीट क्लीवेज हुआ तो सही है, अगर नहीं हुआ तो इसमें क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट होता है उसमें ये फेल हो जाएगा, और जिसके कारण क्या हो सकता है? टेराटोमा हो सकता है। ठीक है, टेराटोमा होता क्या है? कुछ भी एबनॉर्मलिटीज जो फीटस में हो, मतलब पेट के अंदर जब बच्चा हो, एम्ब्रायो हो, उसमें अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज आया उसको टेराटोमा या टेराटोजेन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लीवेज के समय भी हो सकता है। यहाँ तक तो समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मोरूला और ब्लास्टूला स्टेज स्टार्टिंग में ही बताया था क्या होता है। जो जायगोट जिसको हम फर्टिलाइज एग कहते हैं उसका डायमीटर बहुत ही ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स 83 से 105 माइक्रोमीटर होता है। इसमें रैपिड माइटोटिक डिवीजन होते हैं और मोरूला का फॉर्मेशन होता है। ये मेनली होता कब है? तो 4 से 5 दिन में। ठीक है, अब ये क्या करेगा? मोरूला जाएगा कहाँ पे? यूट्रस में जाएगा। ठीक है, तो यूट्रस में जाएगा और क्या करेगा? अपना जो जोना पेलुसुदा है उसको क्या करेगा? डिग्रेड करेगा। कैसे करेगा? तो यूट्रस में एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, वो क्या करेगा? जोना पेलुसुदा को डिग्रेड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद जैसा कि ये मोरूला कितना सेल का है? तो 16 सेल का है। ठीक है, तो जो मोरूला का जो सेल है वो बाहर में एक अरेंजमेंट करेगा जिसको कॉम्पैक्शन प्रोसेस कहते हैं,
और जो बाहर में सेल का अरेंजमेंट होगा ये बहुत टाइट जंक्शन से बनाता है और इसको हम कहते हैं आउटर सेल मास। और कुछ सेल जो रहता है वो अंदर में लूजली अरेंज रहता है, उसको कहते हैं इनर सेल मास। ठीक है, जब ये यूट्रस में आता है और जो हमारा जोना पेलुसुडा है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है तो जो यूट्रस के अंदर यूट्राइन मिल्क है वो एंट्री करने लगता है। ठीक है, अंदर आता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कैविटेशन भी कहते हैं। ये जब एंट्री करता है तो जो हमारा इनर सेल मास है वो एक तरफ मूव हो जाता है और यहाँ पर क्या भर जाता है? लिक्विड। जिस एरिया में लिक्विड, अब जो ये स्टेज आया इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कहने का क्या मतलब है? ऐसा मरूला जिसमें ब्लास्टोसिल रहे। अब ब्लास्टोसिल क्या है? ये जो लिक्विड भरा हुआ है ना, इसी स्पेस को कहते हैं ब्लास्टो, BLASTO सील, COELE, मतलब कि ऐसा ब्लास्टोसिस्ट जो जहाँ पे पानी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये मेनली कितना स्टेज होता है? 32 सेल का बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो अब क्या होगा, एक बार जब ये एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो गया, मतलब आ गया यूट्रस में, तो इम्प्लांटेशन होता है। और इम्प्लांटेशन मेनली कब होता है? तो 6 to 7 डेज में होता है, मतलब इन ऑफ द फर्स्ट वीक। और इम्प्लांटेशन होने के 3 दिन के बाद हमारा एम्ब्रायो बनना स्टार्ट होता है, मतलब 3 दिन के बाद ये पूरी तरह यूट्रस के अंदर इंटर कर जाता है। अब जब इंटर करेगा तो आपको पता है जो आउटर सेल मास है वो ट्रोपोब्लास्ट में चेंज हो जाएगा। ट्रोपोब्लास्ट क्यों? ट्रोपो का मतलब होता है न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो जो हमारा आउटर सेल मास है वो क्या करेगा? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा और जो इनर सेल मास है वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो आउटर सेल मास है इसका भी 2 टाइप होता है, साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। ये सब तो बाद की बातें हैं। ठीक है, अब आगे क्या है?